बच्चे ध्यान दें, देखिए हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का रिवीजन कर रहे हैं, उसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हमने कंप्लीट पढ़ लिया। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से रिलेटेड भी प्रॉब्लम कर लेते। अब इसमें दो टॉपिक और बचते हैं, एक इलेक्ट्रोलाइसिस और एक इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। चलिए उनमें वन बाय वन करके दोनों को समझते हैं। और मैं एक चीज कहना चाहता हूं, देखो मैं पूरी डिटेल में नहीं जाऊं, जहां से आपसे प्रॉब्लम पूछी जाती है डायरेक्ट उसी पॉइंट्स को हम डिस्कस करें, तो थोड़ा सा समझ के चलिए। तो हम पहला टॉपिक डिस्कस करते हैं यहाँ इलेक्ट्रोलाइसिस। देखो ये जो इलेक्ट्रोलाइसिस वाला पार्ट, इलेक्ट्रोलाइसिस वाले पार्ट से हमें दो ही प्रॉब्लम पूछी जाती है, एक तो कि राइट द इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोडक्ट और दूसरा न्यूमेरिकल। यानी कि दो पार्ट है इसमें, एक तो आपसे पूछा जाएगा इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोडक्ट। कोई भी आपको इलेक्ट्रोलाइट दिया जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट आप सभी बच्चे जानते हैं, कोई भी ऐसे कंपाउंड जो अपनी मेल्ट स्टेट या एक्वस सॉल्यूशन में करंट कंडक्ट करे उसे इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। तो हम इलेक्ट्रोलाइट की मेल्ट स्टेट या एक्वस सॉल्यूशन में करंट पास करते हैं, और करंट पास करने से क्या होता है, जो इलेक्ट्रोलाइट के आयंस होते हैं, कांस्टेंट आयंस होते हैं, वो अपोजिट इलेक्ट्रोड पर जाकर प्रोडक्ट में बदल जाते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। यानी कि इलेक्ट्रोलाइट का करंट पास करके ब्रेक कर देना इनटू प्रोडक्ट्स, इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोडक्ट बनाते हुए आपको स्पेशली याद रखना है, क्या करेंगे, एनोड और कैथोड की रिएक्शन आती है कि एनोड पे क्या रिएक्शन होगी और कैथोड पे क्या रिएक्शन होगी। साथ में जो सेल है उसमें बचा क्या, यानी कि बचा क्या, एनोड और कैथोड की रिएक्शन लिखनी और बचा क्या ये लिखनी। अब आपको एक थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता दूं मैं। जो इलेक्ट्रोलाइसिस हम करते हैं ये हम कहाँ करते हैं, ये करते हैं हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलने का ये काम करता है। यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एक ऐसे डिवाइस है जिसका काम है इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलना। और इसमें आपको ध्यान रखना है, इसके लिए डेल्टा जी हमेशा पॉजिटिव होता है। इट मींस इसमें जो रिएक्शन होती है वो नॉन स्पॉन्टेनियस होती है। रिएक्शन केवल उतनी देर होती है जितनी देर हम करंट पास करते हैं, खुद नहीं होती। नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब है रिएक्शन खुद नहीं होती, सिर्फ करंट पास करेंगे तो। इट मींस इस सेल के अंदर जब भी हम किसी का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो हमें प्रोडक्ट कब तक मिलता है, हमें तब तक प्रोडक्ट मिलता है जब तक हम करंट पास करें। अगर करंट पास करना बंद कर दें तो प्रोडक्ट मिलना बंद हो जाता है। ये चीज ध्यान रखना, डेल्टा जी पॉजिटिव होने का मतलब है। इसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक एनोड और एक कैथोड। एनोड जो होता है इसमें वो कैसा होता है, एनोड होता है इसमें पॉजिटिव चार्ज और कैथोड होता है निगेटिव चार्ज। पर हमेशा ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होगा, ये ध्यान। अब जिसका भी हमें इलेक्ट्रोलाइसिस करना होता है उसकी मेल्ट स्टेट या एक्वस सॉल्यूशन को इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में लेंगे, करंट पास करेंगे। करंट पास करने से क्या होगा, जो कैटायन है कैटायन गोज टू कैथोड। तो जितने भी कैटायन है वो कैथोड पे जाते हैं और कैथोड पर जाकर कैटायन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं वैलेंसी के अकॉर्डिंग और प्रोडक्ट बना देते हैं। ऐसे ही एनोड पे क्या होता है, सुन लीजिए, जितने भी एनायन है, क्योंकि एनोड कैसा है पॉजिटिव चार्ज, तो जितने भी एनायन है सारे एनायन कहाँ आते हैं, बोलो एनोड पर। और एनोड पर जब एनायन आते हैं तो वे एनायन क्या करते हैं, एनायन के ऊपर जितना भी चार्ज है वो लॉस करते हैं और प्रोडक्ट बना देते हैं। यानी कि यहाँ इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे, यहाँ गेन। बस आपको ये ध्यान रखना है। तो इसमें जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोडक्ट की बात करेंगे तो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोडक्ट में क्या होगा, एनायन गोज टू एनोड और एनोड पे वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। और कैथोड पे क्या होगा, कैटायन गोज टू कैथोड और वहां वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोडक्ट आ जाएगा। अब ये ध्यान रखना। अब इसमें हमें प्रॉब्लम कहां थी, जब हम ये इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोडक्ट वाला पार्ट डिस्कस करते हैं तो जब तक हमारे पास केवल एक कैटायन या एक एनायन है उसी को प्रोडक्ट में बदलना है। लेकिन अगर एक से ज्यादा कैटायन या एक से ज्यादा एनायन हो जाए तो वहां क्या होता है, अगर एक से ज्यादा कैटायन या एक से ज्यादा एनायन हो जाए उस केस में उस आयंस को प्रोडक्ट में बदलना है जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम। और इसमें मैं स्पेशली सभी बच्चों से कहता हूं डिस्चार्ज पोटेंशियल का ऑर्डर क्या याद रखना, सुन लो जरा।
एनायन में अगर याद रखें तो OH से कंपेयर करना, OH से ज्यादा किस किस का होता है, सल्फेट, नाइट्रेट और फ्लोराइड। बस ये याद रखो, इन तीन का ज्यादा OH, और OH से कम किसका है, Cl, Br, I और Cu और Ag इलेक्ट्रोड भी यहां आते हैं क्योंकि ये रिएक्टिव इलेक्ट्रोड। बस ये तो एनोड पे याद है। कैथोड पे क्या याद रखना है, H आयन से कम किसका है, ज्यादा। H आयन से सारे मेटल, जितने भी मेटल आयन है सबका ज्यादा होता है, सिर्फ कम दो का है, Cu और Ag। Cu और Ag का कम है, ये ध्यान रखना। इसमें इंटरनल साइन की जरूरत नहीं, बस ये याद रखना कम वाले Cu और Ag H से और बाकी सब H से ज्यादा। और अब यहां एक रूल आता है, केवल उसे प्रोडक्ट में बदलना है जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम। तो यहां H आयन से देखो, H आयन से दो कम है, बस ये याद करो। अगर ये होंगे तो ये प्रोडक्ट में बदलेंगे, H आयन नहीं बदलेंगे, और अगर कोई और है तो H आयन बदलेंगे, बस ये ध्यान। यहां क्या होगा, अगर इधर वाले कोई सा भी आयंस या इलेक्ट्रोड है तो ये बदलेंगे प्रोडक्ट में, अगर ये नहीं है तो OH खुद बदलेगा, ये नहीं बदलेंगे, ये बस आपको ध्यान। तो ये है बस इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोडक्ट बना देंगे किसी का। अब दूसरा पार्ट आता है इसका न्यूमेरिकल पार्ट। अगर हम इसके न्यूमेरिकल पार्ट की बात करें, क्योंकि मैंने कहा इलेक्ट्रोलाइसिस में दो पार्ट है, इसका न्यूमेरिकल पार्ट। अगर न्यूमेरिकल पार्ट्स की हम बात करें कि इसके न्यूमेरिकल पार्ट में क्या आएगा, तो यहां फैराडे के लॉ आते हैं। अब फैराडेज लॉ इन्हीं से रिलेटेड है और कुछ, कि जब हम किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में करंट पास करते हैं तो किसी इलेक्ट्रोड पर कितना अमाउंट मिलेगा उसे क्वांटिटेटिवली एक्सप्लेन करते हैं फैराडेज लॉ। तो यहां हमें फैराडे के लॉ ध्यान रखें, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या ध्यान रखना, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। अब जैसे पहला लॉ, फर्स्ट लॉ क्या कहता है, फर्स्ट लॉ कहता है, ध्यान से, फर्स्ट लॉ कहता है द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट एट एनी इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पासिंग इलेक्ट्रिसिटी या चार्ज। यानी कि यहां मास को हम W से, तो W प्रोपोर्शनल टू Q, या W इज इक्वल टू जेड क्यू। जेड क्या है, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इसे हम इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट भी कहते हैं, या हम ये बोल सकते हैं W इज इक्वल टू जेड आई टी। तो मेनली हमें इस फॉर्मूले का न्यूमेरिकली यूज करना है, और कुछ W इज इक्वल टू जेड आई टी। याद रखना है जेड किसके इक्वल होता है, जेड होता है इक्विवेलेंट वेट अपॉन फैराडे कांस्टेंट। ये ध्यान, जेड किसके इक्वल होता है, इक्विवेलेंट वेट अपॉन फैराडे कांस्टेंट। इसे आप इक्विवेलेंट वेट किसके इक्वल होता है, इक्विवेलेंट वेट होता है अगर एटम है तो एटॉमिक मास, और मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास अपॉन एन फैक्टर। एन फैक्टर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन है। तो ये है फर्स्ट लॉ से रिलेटेड टर्म्स। तो फैराडे का फर्स्ट लॉ याद रखो, बस डायरेक्ट स्टेटमेंट फॉर्मूले हमें ये तीन याद के मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पासिंग इलेक्ट्रिसिटी या चार्ज, पहला तो ये। अब दूसरा लॉ इसी की मॉडिफाइड फॉर्म है। क्या है मॉडिफाइड फॉर्म, इसको अगर हम मॉडिफाइड करें तो फैराडे का सेकंड लॉ क्या कहते हैं, सेकंड लॉ इसी से बना हुआ है। सेकंड लॉ हम यहां से डिस्कस करते हैं, जरा ध्यान देते। अगर हम जेड की जगह E अपॉन एफ लिखते तो W क्या बनेगा, W इज इक्वल टू E इंटू आई इंटू टी अपॉन एफ। अब यहां से क्या कहता है, अगर दो या दो से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को हम सीरीज में कनेक्ट करते, दो या दो से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को हम सीरीज में कनेक्ट कर दें और उसमें सेम क्वांटिटी ऑफ करंट पास करें, तो जब करंट सेम होगा टाइम भी सेम होगा, फैराडे कांस्टेंट भी कांस्टेंट है, तो ये तीनों कांस्टेंट हो जाते हैं। तो सेकंड लॉ कहता है कि मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट एट एनी इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट वेट। यानी कि जितना उसका इक्विवेलेंट वेट होगा उतना ही उसका मास डिपॉजिट होगा। ये सेकंड, ये ध्यान रखना। तो मेनली आपको मुझे ये समझाना है कि फर्स्ट लॉ कहता है द मास ऑफ सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पासिंग, बोलो, इलेक्ट्रिसिटी या चार्ज, और यहां द मास ऑफ सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पासिंग, किसके होगा भाई, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
इक्विवेलेंट वेट व्हेन पासिंग सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इनटू इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास कर, ये आपको ध्यान रखना। तो ये कंडीशन आपको पता। अब हमें इनमें प्रॉब्लम्स करनी है। प्रॉब्लम्स दो तरीके की हैं, फिर कह रहा हूं मैं, या तो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोडक्ट या दूसरा क्या पूछा जाएगा, न्यूमेरिकल्स। अब जैसे मैं आपसे कहता हूं कि मान लीजिए आपको इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोडक्ट पूछे जाते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोडक्ट में फिर ध्यान से सुन लीजिए, OH से कम किसका है ये देखना, उसे प्रोडक्ट में बदलना। ऐसे ही H से कम किसका है, उसे प्रोडक्ट में। अगर H से कम वाला कोई आयंस नहीं है तो H को बदल, बस ये हो जाएंगे रिएक्शन। करें। अच्छा, एक चीज और है, अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोडक्ट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बेस पे बोलते हैं तो ध्यान रखना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बेस पर वैल्यू ऑफ ई नोड रिडक्शन, ई नोड रिडक्शन के बेस पर, तो एनोड पर कौन सी रिएक्शन होती है, ध्यान रखना, एनोड पर कौन सी रिएक्शन होती है, क्योंकि एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन किसका होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है। ऑक्सीडेशन उसका होता है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है। अच्छा, कैथोड पे क्या होना, रिडक्शन, रिडक्शन किसका होता है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई होता है। तो एनोड पे कौन सी रिएक्शन होगी, लो वैल्यू ऑफ ई नोट रिडक्शन, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा वो तो एनोड पे होगी। और कैथोड पे कौन सी होगी, जिस, याद रखना, कैथोड पे वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बेस पर, जिसकी हाई वैल्यू ऑफ ई नोट रिडक्शन, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई है वो कैथोड। तो देखो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोडक्ट दोनों तरीके से आप कर सकते। चलिए कुछ एक दो प्रॉब्लम हम इसकी करके देखें। साथ साथ इसमें मैं एक चीज बता दूं, ये जो न्यूमेरिकल वाला पार्ट है इसमें भी सुनो, मास हमेशा ग्राम में लेना, याद रखो, टी हमेशा सेकंड में लेना, और आई हमेशा एम्पियर में लेना, यानी कि करंट जो है ये एम्पियर में लेना है, टाइम सेकंड में लेना, और मास ग्राम में लेना, और फिर फॉर्मूला लगाओ, कोई दिक्कत। ये एन कुछ और नहीं है, वैलेंसी फैक्टर है, एम मोलर मास या एटॉमिक मास, अगर मॉलिक्यूल है तो मोलर मास, एटम है तो एटॉमिक मास। ये बस ये चीज ध्यान रखना है, आराम से न्यूमेरिकल हो जाए। मेनली ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा न्यूमेरिकल में, W=ZIT। सुन लो जरा, क्या फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, W=ZIT। और Z कैसे निकलेगा, E/F, और E कैसे निकलेगा, M/N। तो सबसे पहले E निकाल, जब E आ जाए फिर Z निकाले, और Z के बाद फिर डायरेक्ट W का फॉर्मूला लगा दो, आराम से करें। बोलो इस, अब तो देखो दोबारा से सुन लीजिए, मैं एक बार ये फॉर्मूले आपको दो फॉर्मूले लिखाना चाहता हूं, सुन लीजिए। एक तो ये फॉर्मूला हमें यूज करना है ZIT, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, चाहे तो डायरेक्ट ऐसे, Z की भी जगह E/F I × T। अब बस E अलग से निकालना आना चाहिए। E किसके इक्वल है अभी बताओ, M/N। ये याद रखना, M अगर वो एटम है तो एटॉमिक मास है, और अगर मॉलिक्यूल है तो मोलर मास। ये ध्यान, N क्या है, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन, कितने इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन हो, ये N। ये आपको इस फॉर्मूले से सारी प्रॉब्लम हो जाती है। फिर भी मैं एक डायरेक्ट फॉर्मूला और बताता हूं, इसके अलावा सारे न्यूमेरिकल हो जाएंगे इस फॉर्मूले से। फिर भी एक फॉर्मूला हम और पढ़ लें, कभी कभी वो हमसे पूछ लेता है एक मोल के लिए कितना चार्ज चाहिए, तो ये ध्यान रख लेना, रिक्वायर्ड चार्ज फॉर 1 मोल। अगर 1 मोल सब्सटेंस के लिए कभी भी वो कोई चार्ज आपसे पूछे तो N फैराडे होता है, और अगर वो कहता है 10 मोल के लिए चार्ज तो 10 N फैराडे। एक मोल के लिए इतना चार्ज है, जितने मोल के लिए कहे वो उतना। तो इन दो फॉर्मूलों का आप सही यूज करना, याद रखना। फिर देखो बोल रहा हूं मैं, मास हमेशा ग्राम में लेना है, टाइम हमेशा सेकंड में, करंट हमेशा एम्पियर में, और IT की जगह आपको पता भी है I और T का प्रोडक्ट Q होता है, तो आप यहाँ Q भी यूज कर सकते हो, I और T की जगह Q भी आप यूज कर सकते हो। ये ध्यान करें। कैसा आएंगी प्रॉब्लम,
वो फिक्स है। फेराडे की तो पीछे भी पढ़ी हमने, फेराडे है 96500 कूलम पर मोल, ये फिक्स। वैसे तो एक्चुअल वैल्यू होती है 96487, लेकिन जब न्यूमेरिकल करते हैं तो इसका यूज करते हैं। ये देख करी प्रॉब्लम बोलो। पहले कुछ इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोडक्ट्स, जैसे मैं आपसे एक प्रॉब्लम पूछता हूं, राइट, लिखो साथ, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। देखिए आपको इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोडक्ट लिखना, पहला है एक्वस NaCl सॉल्यूशन विद प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। जरा ध्यान रखना भाई, देखो अगर कभी भी सिल्वर या कॉपर इलेक्ट्रोड आते हैं तो रिएक्टिव है, बाकी सब इनर्ट इलेक्ट्रोड है, तो ये प्लेटिनम इनर्ट इलेक्ट्रोड है। तो ऐसे में क्या करना है, सिर्फ देखो ध्यान से सुनिए, सिर्फ 4 लाइन में आंसर लिख सकते हो। क्या करना, सबसे पहले आपके पास जो यहाँ सॉल्यूशन है, एक तो इसे ब्रेक करके दिखाया, इसे ब्रेक किया, Na एक्वस अलग, Cl अलग, इन आयंस को अलग ब्रेक करो। दूसरा वाटर है, वाटर को पार्शियली ब्रेक करो, H पॉजिटिव एक्वस और OH नेगेटिव एक्वस। अब बस आपको देखना है, इनर्ट इलेक्ट्रोड है, इनर्ट इलेक्ट्रोड का कोई रोल नहीं है, उसे छोड़ दीजिए। अब एनोड और कैथोड पे पहुंचना है। अभी मैंने बताया, अगर आपने पीछे देखा हो क्या होता है, सुन लो भैया। अब एनोड पे अभी आपने देखा, एनोड पे क्या है, अब हमारे पास 2 चीज हैं, एक OH और एक Cl, दोनों में से कौन प्रोडक्ट में बदलेगा, Cl, जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है। तो अब अगर हम यहाँ ध्यान दें तो बताइए जरा, Cl और OH में से किसका कम है, Cl का, तो बस क्लोरीन की रिएक्शन लिख दो, ये Cl2 गैस बनेगी और 2 इलेक्ट्रॉन लॉस। ऐसे ही अगर कैथोड पे कोई आपसे पूछता, कैथोड पे क्या जाएंगे, केटायन Na और H, Na और H में से किसका कम है, तो अगर हम देखें अब Na और H में से, तो देखो Na यहाँ है अदर में, और H किसका कम है, H का, तो H प्रोडक्ट में बदलना, बस जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है उसे प्रोडक्ट में, तो H आयन यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और H2 गैस में बदल जाएगा, बस। तो एनोड पे क्लोरीन गैस मिली, कैथोड पे हाइड्रोजन गैस। सॉल्यूशन में क्या बचा, इन द सॉल्यूशन, जो यहाँ बचा वो लिखना है, इन द सॉल्यूशन क्या बचा, NaOH। देखो भाई यहाँ Na बचा और यहाँ OH सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन में NaOH बचा, NaOH का मतलब बेस बचा, और बेस बचने का मतलब है pH क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि क्या हो रहा है बोलो, बेस बच रहा है, तो pH ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज। अगर पूछा जाए pH ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज, वैसे ये बहुत कम चांस है, लेकिन अगर पूछे तो पता हो सॉल्यूशन में क्या बचा, NaOH कास्टिक सोडा, और इसकी pH सॉल्यूशन की बढ़ जाती है। बोलो समझ में। अब मान लीजिए मैं यहाँ आपसे दूसरा प्रोडक्ट पूछता हूँ, एक तो ये होगा। अब सेकंड कंडीशन, बी पार्ट क्या है, नेक्स्ट कंडीशन जो हमें डिस्कस करनी, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट विद कॉपर इलेक्ट्रोड। देखिए ये बी पार्ट है, इसको अब हमें इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोडक्ट बताने, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट विद कॉपर इलेक्ट्रोड, इसके आंसर हमें बताने। कैसे करेंगे, तो जैसे सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें बोलो, हमें कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन है, तो इसका हम एक्वस सॉल्यूशन का मतलब कॉपर सल्फेट को ब्रेक करेंगे, कॉपर एक्वस प्लस सल्फेट एक्वस, ठीक। तो एक तो कॉपर सल्फेट को ब्रेक करना है, दूसरा वाटर है, वाटर को पार्शियली ब्रेक करेंगे, किसमें बदलेगा, H पॉजिटिव एक्वस प्लस OH नेगेटिव एक्वस। अब साथ में क्या लिखेंगे, कॉपर इलेक्ट्रोड। अब आपको यहाँ क्या करना है, सुन लीजिए, कॉपर इलेक्ट्रोड भी, क्योंकि कॉपर इलेक्ट्रोड रिएक्टिव इलेक्ट्रोड है, रिएक्टिव इलेक्ट्रोड को लिखा जाता है, ये ध्यान। अब एनोड पर, एनोड पे क्या हो, सुन लो जरा, अगर हम एनोड की बात करें तो एनोड पे जाएंगे सल्फेट आयन, OH एनाइन जाएंगे और कॉपर इलेक्ट्रोड, और तीनों में से डिस्चार्ज पोटेंशियल किसका कम है, अगर हम देखें तो एक तो है यहाँ OH, एक सल्फेट है, एक OH है और एक कॉपर इलेक्ट्रोड है, बताइए किसका कम है,
कॉपर का, तो इसका मतलब यहाँ कॉपर इलेक्ट्रोड क्या होगा बोलो, ऑक्सीडाइज। अब कॉपर इलेक्ट्रोड को ऑक्सीडाइज कौन करेगा, स्टेटमेंट में लिखना है कॉपर इलेक्ट्रोड इज ऑक्सीडाइज बाय सल्फेट आयन। ये सल्फेट आयन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो ये कॉपर इलेक्ट्रोड को ऑक्सीडाइज करेगा और इससे 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएंगे। अब नेक्स्ट कंडीशन आती है कैथोड। कैथोड पे क्या होगा, अब सुन लीजिए, कैथोड पे जाएंगे कॉपर और एच, किसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है, अगर हम इसमें भी देखें कॉपर और एच आयन, कॉपर और एच आयन में किसका कम है बोलो, कॉपर का। तो इसका मतलब यहां भी कौन बदलेगा प्रोडक्ट में, तो यहां भी कॉपर बदलेगा, तो कॉपर आयन एक्वस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, कॉपर सॉलिड में बदल जाएगा। तो इसका मतलब यहां हुआ क्या, एनोड पे कॉपर ऑक्सीडाइज हुआ, कॉपर इलेक्ट्रोड कैथोड पे डिपॉजिट हुआ, तो एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड पे कॉपर जा रहा है और कुछ नहीं, एनोड पे ऑक्सीडाइज हो रहा है, कैथोड पे रिड्यूस हो रहा है। तो ये आपको पता है, सॉल्यूशन में जो था सेम ऐसा ही बचा रहेगा, कोई चेंज नहीं। अब ये इलेक्ट्रोलाइसिस का हमने दूसरा कॉन्सेप्ट सीख लिया, मतलब कि इलेक्ट्रोलाइसिस में अगर रिएक्टिव इलेक्ट्रोड आएंगे तो कैसे करना है, और इनर्ट आएंगे तो पिछले एग्जाम्पल में भी हमने समझा, इसमें अगर इनर्ट इलेक्ट्रोड आएंगे तो इलेक्ट्रोड का कोई रोल नहीं, अगर रिएक्टिव इलेक्ट्रोड आएंगे तो ये कंडीशन। अब इसके बाद हमें नेक्स्ट प्रॉब्लम समझनी है, सुन लीजिए। ये प्रॉब्लम आती है अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बेस पर हम आंसर दें तो कैसे बताएंगे, तो कैसे आती है प्रॉब्लम, लिख लीजिए। ये इस टाइप से आती है, विच रिएक्शन अकर्स एट एनोड। मान लीजिए ये आ जाए आप कि कौन सी रिएक्शन एनोड पे होगी। अब 2 रिएक्शन वो आपको देते हैं। पहली रिएक्शन Cl ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए, Cl2 + 2 इलेक्ट्रॉन, और इसका E0 रिडक्शन दे रखा है प्लस 1.36 वोल्ट, ये वैल्यू दे रखी है। अब दूसरा केस, सेकेंड कंडीशन दी 2H2O, इसने क्या बनाया, इसने एनोड पे बनाया O2 गैस प्लस 4H आयन प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, क्या बना H2O ने O2 बनाया 4H आयन प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, और इसका E0 रिडक्शन दिया है प्लस 1.23 वोल्ट। अब आपसे पूछा जाता है बताइए कौन सी रिएक्शन एनोड पे होगी। तो अभी देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था एनोड पे कौन सी रिएक्शन होगी। यहां देखो जरा, अगर पहली कंडीशन को हम देखें, एनोड पे कौन सी रिएक्शन होगी जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया है जिसकी वैल्यू कम है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है। तो देख के बताइए इसमें अगर हम दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल चेक करें किसका कम है, देख के बता लें। तो हमें दिख रहा है Cl का ज्यादा है, क्लोरीन का, और ये वाटर का कम। लेकिन आपको एक चीज याद रखनी है वाटर के केस में जब भी आप कंपेयर करोगे, क्योंकि वाटर एक न्यूट्रल स्पीसीज है, और न्यूट्रल स्पीसीज को जब कोई इलेक्ट्रोड अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और उसे आयनाइज करता है तो कुछ एक्स्ट्रा पोटेंशियल की जरूरत पड़ती है, और उस एक्स्ट्रा पोटेंशियल को हम कहते हैं ओवर वोल्टेज। और वाटर का ओवर वोल्टेज आपको याद रखना है, ओवर वोल्टेज ऑफ वाटर, ओवर वोल्टेज फॉर वाटर, वाटर के लिए ओवर वोल्टेज होता है 0.22 वोल्ट। तो इसको भी ऐड करना। ये ओवर वोल्टेज किस लिए चाहिए, सोचिए भाई, फिर ये ओवर वोल्टेज किस लिए चाहिए, ओवर वोल्टेज चाहिए, वाटर एक कैसा है बोलो, कोवेलेंट कंपाउंड, या कह सकते हैं न्यूट्रल स्पीसीज। इस न्यूट्रल स्पीसीज को आयंस में तोड़ने के लिए जो एक्स्ट्रा पोटेंशियल चाहिए उसे कहते हैं ओवर वोल्टेज। तो वाटर के केस में हमेशा इसे जोड़कर कंपेयर करो। अब बताओ अगर मैं इसको यहां ऐड कर दूं तो बताइए कितनी वैल्यू होगी वाटर के लिए, E0 रिडक्शन, अगर इसे भी जोड़ दें तो ये हो गया 1.45 वोल्ट। अब इससे हमें क्या पता चला, बताओ किसका का, भाई देखो जैसे यहां ओवर वोल्टेज जोड़ देंगे, अब किसका कम है बोलो, Cl का। तो इसका मतलब हम बोलेंगे रिएक्शन ए अकर्स एट एनोड। क्यों होंगी रिएक्शन ए एनोड पर, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल। वाटर में ओवर वोल्टेज ऐड करना, ड्यू टू ओवर वोल्टेज ऑफ वाटर इट हैज हायर वैल्यू ऑफ E0 रिडक्शन, इसकी रिडक्शन ज्यादा हो जाता है। तो एनोड पे कौन सी रिएक्शन होगी बोलो,
जिसका जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है। तो अब बस आपको यहाँ ओवर वोल्टेज की वजह से वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल हाई है, एक तो स्टेटमेंट ये लिखोगे, इस वजह से फिर आगे लिखोगे देयरफॉर रिएक्शन ए अकर्स एट एन, रिएक्शन ए अकर्स एट एन, बस इतना लिख। तो इसका मतलब क्लोरीन गैस है। तो बताओ इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोडक्ट अगर करने हो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। अब इस पार्ट के कुछ हम न्यूमेरिकल समझे, सुन लो भैया, इस पार्ट के अब हम कुछ न्यूमेरिकल सीखते हैं, वो ध्यान दें। समझ में तो आ गया यहाँ क्या लिखना था। अब हम कुछ इस पार्ट के न्यूमेरिकल करते हैं, उन न्यूमेरिकल्स को हमें समझना है। सभी बच्चे ध्यान देखिए, ये प्रॉब्लम आपके सामने लिखी, ये प्रॉब्लम आपके सामने लिखी है, इसको हमें करना। कैसे करेंगे ये प्रॉब्लम लिखी, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। क्या है प्रॉब्लम, समझिए। द वेट ऑफ सिल्वर, एटॉमिक वेट उसका 108, डिस्प्लेस बाय ए क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच डिस्प्लेस 5600 ml of O2 at STP will be। मतलब ये कहना चाहता है कि कितना वेट सिल्वर का चाहिए जो ऑक्सीजन के इतने ml को डिस्प्लेस कर सके। अब यहां देखो दो अलग अलग, अब इसमें आपको क्या करना है, दो तरीके भी। आप पहले ऑक्सीजन का क्या निकालो, ऑक्सीजन के लिए चार्ज निकालो, जब ऑक्सीजन का चार्ज आ जाए उसी चार्ज से सिल्वर का वेट निकालो। एक तो तरीका ये है। एक यहाँ फेराडे का सेकंड लॉ डायरेक्ट लग जाता है, फेराडे का सेकंड लॉ भी डायरेक्ट लगा सकते। आप कहोगे कैसे, फेराडे का सेकंड लॉ कैसे लगा? तो फेराडे का सेकंड लॉ अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो मास ऑफ सिल्वर अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर और मास ऑफ O2 और इक्विवेलेंट मास ऑफ O2 ऑक्सीजन, यह फॉर्मूला आपको करना और कुछ इससे भी हो सकता। अब कैसे, जब अगर हम इन दोनों को देखें, फॉर Ag, पहले मैं Ag के लिए करता हूं, फॉर सिल्वर के लिए क्या होगी, रिएक्शन होगी, Ag एक इलेक्ट्रॉन गेन करके Ag बनाएगा। अगर हम इसका इक्विवेलेंट वेट निकालें तो मोलर मास या एटॉमिक मास अपॉन n, क्या है भाई, एटॉमिक मास अपॉन n, ये आ जाए। अब एटॉमिक मास कितना है इसका 108 अपॉन 1, तो इसका 108 आ गया। मास आपसे पूछा, वेट ऑफ सिल्वर पूछा है, ये आ चुका है। तो इसका मतलब इस फॉर्मूले में अब हमें किसकी जरूरत है, देखो मैं इसे इधर अप्लाई करूंगा, ये तो समझाने के लिए था। तो मास ऑफ Ag मुझे निकालना है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ag आ चुका है। अब किसकी जरूरत है मेरे को, मास ऑफ ऑक्सीजन और इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन। इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन आप सभी को याद है डायरेक्ट 8 ऑक्सीजन का फिक्स होता है, तो मास ऑफ ऑक्सीजन आपको निकाल। तो इसका मतलब मास ऑफ Ag हमें चाहिए, यहां 108 लिख दें, इक्विवेलेंट वेट 8 होता है, तो मास ऑफ ऑक्सीजन चाहिए। अब मास ऑफ ऑक्सीजन हम कहां से निकालेंगे, तो ये हमें इतने ml STP पे दे रखे, यहां से मोल से निकालो, इतने यानी कि मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस, और मोल से फिर मास आ जाएगा सीधा। तो डायरेक्ट आप इस प्रॉब्लम को करना चाहो, क्या करें भाई बोलो, देखो अब एक फॉर ऑक्सीजन O2 गैस, बताना जरा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2। देखो भाई मोल्स ऑफ O2 गैस हमें निकालें, मोल्स कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है 5600 ml, और मोलर वॉल्यूम STP पे कितना होता है 22400 ml, इतना मोलर वॉल्यूम होता है। बताओ भाई कितनी वैल्यू आएगी STP पे, दो तो ये जीरो कैंसिल, 1/4, तो मोल्स आए 1/4। तो ऑक्सीजन कितने मोल्स है, अब मास ऑफ ऑक्सीजन बताओ, मास ऑफ O2 गैस कितना है, मास, मास का क्या फॉर्मूला है बोलो, मोल्स इनटू मोलर मास। बताना मोल्स कितने हैं 1/4, मोलर मास O2 का 32, इट मींस 8 ग्राम।
तो मास ऑफ ऑक्सीजन आ गया, यहाँ 8 लिखते, 8 से 8 कैंसिल हो गया। बताना जरा मास ऑफ Ag कितना है? 108 ये थी। देखो दोबारा से लीजिए, इसने कहा वेट ऑफ सिल्वर जिसका एटॉमिक मास इतना है डिस्प्लेस बाय ए क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच डिस्प्लेस इतने ml ऑफ O2 एट एसटी। तो यानी कि ऑक्सीजन का वॉल्यूम दिया है और सिल्वर का मास पूछा है, तो हमने क्या किया, हमने सेकंड लॉ का यूज किया, फैराडे का सेकंड, के मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट का रेशियो दूसरे के मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट के रेशियो के इक्वल है। अब एक का मास हमें निकालना था, इक्विवेलेंट वेट हमें पता है, Ag का निकालना, ऐसे ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट हमें पता है, मास हमने मोल से निकाला। ये सबसे आसान। अगर आप चाहो तो दूसरा मेथड भी लगा सकते थे। क्या कर सकते थे वो, आप पहले यहाँ इस ऑक्सीजन के आपने मोल से निकाला, मोल से चार्ज निकालते, फिर चार्ज से मास निकालते, तो वो ज्यादा हार्ड पड़ता है। तो कभी कभी सेकंड लॉ यूज करते, अगर आपको लगे कि आप कर सकते। देखो इसमें इस प्रॉब्लम में क्या पूछा है फिर आपसे, रिक्वायर चार्ज। तो रिक्वायर चार्ज फॉर 1 मोल, वन मोल के लिए रिक्वायर चार्ज कितना होगा बोलो, रिक्वायर चार्ज फॉर 1 मोल NF। अब आपको N चाहिए, N कैसे निकाला, यहां देख लो पूरी रिएक्शन क्या बनना है बोलो, MnO4 निगेटिव से किसमें कन्वर्ट हो रहा है, MnO2। अब अगर मैं आपसे यहाँ कंडीशन आती है ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी +7 है, यहाँ +4, कितना चेंज है 3 का, तो 3 इलेक्ट्रॉन तो ये यहाँ गेन कर, कितने 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके ये बनना, तो इलेक्ट्रॉन तो 3 आ गए। फिर भी अगर हम रिएक्शन पूरी बैलेंस लिखें तो जब हम डी एंड एफ पढ़ेंगे वहां की ये रिएक्शन है, याद होगी आपको। होता क्या है इसमें, अब कंडीशन आती है अगर ऑक्सीजन बैलेंस करना चाहे तो हम यहाँ 2H2O लिखते हैं और यहाँ 4OH। अब ये रिएक्शन बैलेंस हो जाती है, आप सभी को याद होगी, लेकिन डी एंड एफ। तो मेनली मैं यहाँ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा था, तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं 3, तो रिक्वायर्ड चार्ज में क्या आ जाएगा NF यानी कि 3 फेराड। तो रिक्वायर्ड चार्ज फॉर 1 मोल, 1 मोल के लिए कितना चार्ज आया 3 फेराड। रिएक्शन नोट कर लीजिए, रिएक्शन मेन है, बिना रिएक्शन के नहीं होगा, सिर्फ चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट से हो जाता। कौन सा पार्ट ठीक होगा बोलो, बी। सभी बच्चे ध्यान से प्रॉब्लम लिखें, आसान प्रॉब्लम है। अगर आप सोचो क्या कहा, देखो ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन NaCl the time required to produce 0.10 mole of chlorine gas using a current of 3 ampere। टाइम पूछा है मोल्स और क्या दिया है वो करंट दिया, तो आप डायरेक्ट यहाँ फॉर्मूला यूज कर सकते हो। कौन सी फॉर्म करना चाहते हो बोलो, अगर आप ये W वाला यूज करना चाहते हो, W = ZIT, अगर ये यूज करना चाहते हो तो आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, एक तो मास की, Z की जगह E/F × I × T। अब आपको रिक्वायरमेंट किस किस की पढ़नी, एक तो चाहिए आपको मास, मोल्स दे रखे हैं, मोल से मास आ जाता। तो अगर मैं डायरेक्ट आपसे यहाँ मास ऑफ क्लोरीन गैस पूछूं तो किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। कितना है मोल्स 0.1, मोलर मास कितना है 71 क्लोरीन का Cl, तो 7.1 ग्राम, तो मास आपके पास है। दूसरा अब आपको क्या चाहिए, इक्विवेलेंट मास, डायरेक्ट आपको पता है इक्विवेलेंट मास ऑफ क्लोरीन, क्योंकि जब हम किसी का इक्विवेलेंट वेट बताते हैं, मास ऑफ क्लोरीन 35.5, तो 3 एलिमेंट्स को रेफरेंस लेके करते, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और क्लोरीन। ऑक्सीजन का 8 है, हाइड्रोजन का 1.008 है और क्लोरीन का 35. तो इनके फिक्स है, इनकी जरूरत नहीं पड़ती है। तो आपके पास इक्विवेलेंट वेट भी है, ये भी है। आई आपको दे रखा है 3 एम्पियर, टाइम आपसे पूछा, सारी वैल्यू बस फॉर्मूले में पुट कर आंसर आ। देखो W की जगह क्या लिखेंगे 7.1, E की जगह 35.5, F 96500, I 3 × T। अब अगर आप देखो तो इससे पूरा 5 टाइम्स कैंसिल हो रहा,
बोलो। ओ ये क्या हो जाएगा बोलो, इन दोनों को यानी कि टी इधर छोड़ दें, 96500 अपॉन 50, तो टाइम इतने सेकंड आ जाए। लेकिन टाइम आपसे मिनट में पूछा है, अगर मिनट बनाने हैं इसके 96500 अपॉन 15 इंटू 60 मिनट। अब देखो कौन सा आंसर है। कौन सा आंसर आएगा, 110 मिनट आ जाए, ये कर सकते, नोट कर लो। देखो फिर सुन लीजिए, हमने यहाँ मोल दे रखे थे, करंट दिया था, आपसे टाइम पूछा था, तो क्या करना है, W इज इक्वल टू जेड आई टी, जेड की जगह आप क्या लिख सकते हैं, E अपॉन एफ। ये ध्यान रखिए, आंसर में जो थोड़ा बहुत चेंज आ जाता है ना, वो किस वजह से आता है, एफ की वैल्यू हमने 96500 ली, अगर एक्स की थोड़ी बहुत वैल्यू चेंज करके ले ले तो उससे फर्क हो जाता है, क्योंकि दूसरी वैल्यू भी होती है 9648 से। कर चुके भाई। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, द नंबर ऑफ फेराडे रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मोल्टन कैल्शियम क्लोराइड। फिर देखो यहाँ है, आपसे पूछा है कि 20 ग्राम कैल्शियम बनाना है मोल्टन कैल्शियम क्लोराइड से, एटॉमिक मास इतना है, रिक्वायर्ड चार्ज बताओ। तो क्या करना है ऐसी प्रॉब्लम में, हाँ क्या करेंगे ऐसी प्रॉब्लम में, सबसे पहले आप यहाँ रिएक्शन लिख लीजिए, कैल्शियम क्लोराइड से कैल्शियम मिला बना रहे हो, तो कैल्शियम आयन से कैल्शियम बनेगा, ये कंडीशन, कैल्शियम आयन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कैल्शियम में बदलेगा। अब ये बताइए, अगर मैं यहाँ आपसे पूछता हूँ कि नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास कितने, पहले तो ये निकालो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम का 20 ग्राम मिल रहा है, एटॉमिक मास कितना होता है, मास अपॉन एटॉमिक मास, तो कितना आ रहा है भाई, 1/2 मोल्स। तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कितने, 1/2। तो अब आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो, बिकॉज रिक्वायर चार्ज फॉर 1 मोल ऑफ कैल्शियम, 1 मोल कैल्शियम के लिए चार्ज चाहिए 2 फेराडे। ये वही फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला पढ़ा हमने, रिक्वायर चार्ज फॉर 1 मोल, 1 मोल के लिए रिक्वायर चार्ज, रिक्वायर चार्ज 1 मोल, 1 मोल के लिए कितना होता है, n फेराडे, तो n कितना है यहाँ 2, तो 2 फेराडे, 1 मोल के लिए इतना है। अब हमारे पास मोल कितने हैं बोलो, यहाँ 1/2, देयरफॉर रिक्वायर चार्ज फॉर 1/2 मोल ऑफ कैल्शियम कितना होगा बोलो, 1 मोल के लिए तो 2 फेराडे चाहिए, हाफ मोल के लिए कितना आएगा, 1/2 इंटू 2f, इट मीन्स 1 फेराडे, ये आंसर तो डायरेक्ट हो जाता है। जब भी कभी आपको मास वगैरह देखिए मोल्स पूछ रहा है, तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा दिया करो, ज्यादा अच्छा। तो कौन सा आंसर ठीक है, कितने फेराडे चाहिए, 1 फेराडे। कर दो नोट। चलिए देखिए, आप सभी को ध्यान रखना है, तीसरा पार्ट आता है इसमें जो थियोटिकल है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। तीसरा पार्ट है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। इसमें अगर हम थियोटिकल पार्ट की बात करें, तो आप सभी को पता है कंडक्टर्स 2 टाइप होते हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक और दूसरा, एक तो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स होते हैं, स्पेशली हम मेटल को कहते हैं, और दूसरे होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स।
अब जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स पढ़ते हो, इनके फैक्टर्स पढ़ते हो, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑफ मेटल्स को अफेक्ट करते हैं, तो इसमें सिर्फ एक मेन था और वो है टेम्परेचर। तो इसमें एक पॉइंट पढ़ लेना थियोरेटिकल टेम्परेचर वाला, कि टेम्परेचर बढ़ने से मेटल का कंडक्टेंस घट जाता है। क्यों घट जाता है? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से मेटल आयंस स्टार्ट वाइब्रेशन एंड प्रोड्यूस हिंड्रेंस इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। बस एक पॉइंट इसमें पढ़ लो। ऐसे जब आप इलेक्ट्रोलाइट्स वाली कंडीशन पढ़ते हो, तो इलेक्ट्रोलाइट्स में जब हम फैक्टर्स की बात करते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, तो इसमें आपको दो मेन पॉइंट्स याद रखने। एक तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट से काफी प्रॉब्लम पूछे जाते हैं। आपको ध्यान रखना है इलेक्ट्रोलाइट दो टाइप के होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग और एक वीक। स्ट्रॉन्ग में करंट ज्यादा कंडक्ट होता है, वीक में कम। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, वीक पार्शियली। तो एक तो स्ट्रॉन्ग और वीक। दूसरा साइज ऑफ आयंस, साइज ऑफ आयंस एंड देयर सॉल्वेशन। एक ये वाला पार्ट आपको पढ़ना। साइज ऑफ आयंस आप सभी को पता है, जब भी किसी आयंस का साइज हम इन एक्वस सॉल्यूशन स्टडी करते हैं, तो एक्वस सॉल्यूशन में साइज ऑफ आयंस क्या होता है? खुद का साइज नहीं होता, बल्कि विद वाटर होता है। और जिसके जितनी ज्यादा हाइड्रेशन पावर होती है, उतना वो आयंस बिगर होता है। और जितना आयंस बिगर होगा, उतना हैवी होगा और उसका आयनिक कंडक्टेंस कम होगा। ये ध्यान रखना। यानी कि अगर कहीं भी आपको साइज ऑफ आयंस की बात करें इन एक्वस सॉल्यूशन में, तो स्मॉलर वाला बिगर हो जाता है और बिगर वाला स्मॉल हो जाता है। तो इट मीन्स अगर कोई हमसे ये पूछता है कि Na है, Li है, K है, Rb है, Cs, ये बताइए आयनिक मोबिलिटी किसके ज्यादा होगी? तो Cs की। क्यों? क्योंकि Cs जो होता है एक्वस सॉल्यूशन में सबसे लाइट होता है, और ये सबसे लाइट होता है Cs, Cgm आयंस, इस वजह से इसकी आयनिक कंडक्टेंस सबसे। लेकिन अब आपको एक और मैंने अलग से कंडीशन बताई है कि जब आप इसका यूज करते हो, तो आपको एक चीज और स्पेशली याद रखनी कि हाइड्रोजन आयन के केस में सिर्फ साइज काउंट होता है, यहां हाइड्रेशन काउंट नहीं। तो यानी कि हाइड्रोजन आयन का साइज सबसे कम माना जाता है, इसमें हाइड्रेशन काउंट नहीं करते, तो इसकी आयनिक कंडक्टेंस सबसे ज्यादा है। तो मेनली ये पॉइंट आपको पढ़ना है और कुछ नहीं। सिर्फ दो फैक्टर से ही प्रॉब्लम इसमें आती है इसमें टेम्परेचर से। अब इसके बाद अगर हम नेक्स्ट पार्ट के इसमें स्टडी करें, तो सिर्फ फॉर्मूले हैं। फॉर्मूले कौन कौन से हैं? अगर हम न्यूमेरिकल करना चाहें, तो इसके फॉर्मूले बहुत आसान है। जैसे सबसे पहला है जी, यानी कि कंडक्टेंस। कंडक्टेंस किसके इक्वल होता है? 1/r, यानी कि रेसिप्रोकल्स ऑफ रेजिस्टेंस को कंडक्टेंस कहते हैं। दूसरा आता है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी मीन्स कापा। कापा क्या है? कापा इज द रेसिप्रोकल्स ऑफ रेजिस्टिविटी। और इन दोनों में एक रिलेशन होता है। वो रिलेशन क्या है? जब भी कभी आप न्यूमेरिकल करोगे, रिलेशन यह है इन दोनों में कि कापा इज इक्वल टू जी इंटू जी स्टार। जी स्टार क्या है? जी स्टार है सेल कांस्टेंट। तो ये आपको डायरेक्ट पता हो और कुछ। अब इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन आती है तीसरी फॉर्म, मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी क्या है? तो कापा इंटू 1000 अपॉन एम। अब मोलर कंडक्टिविटी के अगर हम फॉर्मूले को देखें, तो हम दो फॉर्म में यूज करते हैं। एक तो कापा इंटू 1000 अपॉन एम, एक दूसरा होता है लैम्डा एम कापा अपॉन 1000 इंटू एम। आपको मैंने समझाया है, इन दोनों का बेसिक डिफरेंस आपको पता हो। ये फॉर्मूला कब लगेगा? जब आप यूनिट क्या यूज करते हो? साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। यानी कि जब न्यूमेरिकल आप सेंटीमीटर से करोगे तो ऊपर वाली फॉर्म, और जब आप मीटर से करोगे तो ये नीचे वाली फॉर्म आपको यूज कर। तो मोलर कंडक्टिविटी की कंडीशन आपको पता। अब इससे जब भी कोई न्यूमेरिकल आता है, बहुत आसान सा न्यूमेरिकल है, सारी वैल्यू देके चलेगा। मान लीजिए कंडक्टेंस आपसे पूछेगा तो रेजिस्टेंस देगा, कंडक्टिविटी आपसे पूछेगा तो रेजिस्टिविटी देगा। ऐसे ही आपसे अगर मान लीजिए ये फॉर्मूला लगाएगा, सेल कांस्टेंट पूछेगा तो ये दोनों वैल्यू देके चलेगा। ऐसे ही यहाँ मोलर कंडक्टिविटी पूछेगा तो कापा इंटू एम देना, तो डायरेक्ट आप इनका यूज कर सकते हो। अब इसके बाद जो इस पोर्शन में जो सबसे मेन और इंपॉर्टेंट थियोरेटिकल पार्ट है, वो क्या है? सबसे मेन और इंपॉर्टेंट थियोरेटिकल पार्ट है इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन कापा। चलिए
कापा पर ध्यान रख लेना, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन कापा, कंडक्टिविटी पर कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट है। तो आपको याद रखना है बोथ इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है चाहे वो स्ट्रॉन्ग हो या वीक, याद रखना है अगर कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो कापा बढ़ेगा, बस। ऐसा क्यों? क्योंकि कंसंट्रेशन बढ़ने से नंबर ऑफ आयंस दैट कैरी द करंट पर यूनिट वॉल्यूम वो इंक्रीज हो जाते, तो कंसंट्रेशन बढ़ेगी कापा बढ़े, यानी कि कंडक्टिविटी कंसंट्रेशन बढ़ने से बढ़ती। अब दूसरी कंडीशन आती है इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन मोलर कंडक्टिविटी। अब मोलर कंडक्टिविटी पर जब हम कंसंट्रेशन का इफेक्ट पढ़ते हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक में से आता है इस पार्ट की थ्योरेटिकल में, कि इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन लैम्डा, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये ध्यान रख लेना। जब इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन मोलर कंडक्टिविटी पढ़ते हैं तो अभी आपने पीछे फॉर्मूला पढ़ा, उससे समझ सकते हो। ये m क्या है? कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो मोलर कंडक्टिविटी घटेगी। तो ये तो तब है जब आप डायरेक्ट लिखते, यानी कि हम ये कहते हैं कि मोलर कंसंट्रेशन अगर बढ़ेगी तो मोलर कंडक्टिविटी घटेगी, ये तो डायरेक्ट होगी। लेकिन फिर आपसे पूछी जा सकती है इसे एक्सप्लेन करने के लिए, तो क्या किया था, एक 3 साइंटिस्ट थे, डिबाई, हकल और ओनसाजर, उन्होंने एक इक्वेशन दी थी। उस इक्वेशन से लैम्डा m इजिकल टू लैम्डा m नॉट माइनस a रूट्स, ये वो डिबाई, हकल, ओनसाजर इक्वेशन थी जो फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अप्लाई होती। और इससे क्या होता है कि हम कंसंट्रेशन का मोलर कंडक्टिविटी पर इफेक्ट एक्सप्लेन करते हैं। तो ये कभी कभी आपसे डायरेक्ट इक्वेशन पूछ लेते हैं कि बताइए डिबाई, हकल, ओनसाजर इक्वेशन क्या है, तो ये पता। अब इसमें ध्यान रखना है, अगर हम यहाँ कंसंट्रेशन को 0 कर दें, इफ C इज इक्वल टू 0, तो अगर C हम 0 कर दें, 0 का मतलब ये है कि इलेक्ट्रोलाइट ले ही ना, तो ये गलत होगा। हम इसे कहते हैं C अप्रोक्सीमेट 0 कर दें, यानी कि C को इतना घटाएं कि घटाते हुए 0 के नियर पहुंचे। तो उस केस में क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी किसके इक्वल होती है? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के, यानी कि मोलर कंडक्टिविटी उस टाइम पे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बन जाती है, मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी बन जाती है। तो ये कभी कभी इसके डिफाइन आपसे पूछ सकते हैं, तो ये आपको। इसके बाद आता है फिर इसमें ग्राफ सिर्फ ये है कि जब हम मोलर कंडक्टिविटी और कंसंट्रेशन के रूट के बीच में ग्राफ बनाते हैं तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कम वेरिएशन आता है। पूछा जाता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कम वेरिएशन क्यों है? तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में सिर्फ क्या होता है, जैसे हम कंसंट्रेशन घटाते हैं यानी कि कम करते हैं तो सिर्फ इंटर आयनिक अट्रैक्शन कम होता है, नंबर ऑफ आयन सेम रहते हैं, जिसकी वजह से कंडक्टेंस में थोड़ी सी चेंज आती है। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट में वेरिएशन ज्यादा आता है। पूछा जाता है ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन घटाएंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा, नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे, तो क्या होगा, मोलर कंडक्टिविटी बहुत तेजी से बढ़ती है। तो वीक में ज्यादा चेंज है, स्ट्रॉन्ग में कम। तो ये वाला पार्ट सबसे ज्यादा पूछा जाता है, तो यही आपको सबसे ज्यादा मेहनत करनी है, ये ध्यान। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट कोलराउस लॉ। कोलराउस लॉ है क्या? कोलराउस लॉ, कोलराउस लॉ है क्या, सुन लीजिए। जब हम कोलराउस लॉ की बात करते हैं, कोलराउस लॉ क्या है? कोलराउस लॉ कहता है कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट किसके इक्वल है? सम ऑफ द कंट्रीब्यूटिंग आयंस, यानी कि उसके अंदर जितने भी आयंस हैं उनके सम की। यानी कि कभी भी अगर आपको लिमिटिंग का मतलब है लैम्डा m नॉट, जैसे NaCl की निकालनी है, तो ये कहता है कि इसके अंदर जितने भी आयंस हैं इन सब की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के सम के इक्वल होती है। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू सम ऑफ द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कंट्रीब्यूटिंग आयंस, जितने भी वहां कंट्रीब्यूटिंग आयंस हैं उनके सम के इक्वल। ये ध्यान रखो। मान लीजिए कोई आपसे कहता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CaCl2 बताओ, तो इसमें कौन कौन से आयंस है? एक तो Ca आयंस है और 2 Cl आयंस है, तो इन दोनों के सम के इक्वल। यह है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी से रिलेटेड होता है कोलराउस। अब कोलराउस लॉ की एप्लीकेशन है। एप्लीकेशंस में सबसे पहली फॉर्मूला ये है कि आप इसकी हेल्प से वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं। एक तो ये,
दूसरा है, इससे आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल सकते हो अल्फा। कैसे निकलेगा अल्फा? मोलर कंडक्टिविटी को लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी से डिवाइड, मोलर कंडक्टिविटी को लिमिटिंग से, लिमिटिंग निकलती है आयंस के सम से, और मोलर कैसे निकलती है? पीछे आपने फॉर्मूला पढ़ा, कापा इंटू 1000 अपॉन एमसी। तो मोलर तो इस फॉर्मूले से निकलेगी, लिमिटिंग इस फॉर्मूले से निकलेगी, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। आपसे पूछ सकते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड, ये भी एप्लीकेशन है इसकी, ये किसके इक्वल होता है? सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। तो इसका मतलब क्या करना है आपको? पहले अल्फा निकालना है, अल्फा आने के बाद यहाँ सी मोलर कंसंट्रेशन है, मोलारिटी है, अल्फा और सी की वैल्यू पुट करो, के आ जाता है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ। तो ये सब आपका बोर्ड लेवल पर आपके कोर्स में है इस टॉपिक। अब अगर हम इसकी एक या दो इसकी भी प्रॉब्लम करके, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.007 m एसिटिक एसिड इज 20 सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। व्हाट इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड? तो डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछा है, अब आगे दिया है, फिर करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा? लैम्डा एम नॉट एच दे रखा है और एसिटिक। कैसे करेंगे? देखो अभी मैंने आपको कंडीशन समझा। अगर हमें क्या निकालना है, बोलो, हमें फाइंड करना है, यहां ध्यान दो, हमें फाइंड करना है के होता है सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस। तो हमें के निकालना है सी अल्फा स्क्वायर, सी हमारे पास 0.007। अब हमें क्या चाहिए? अल्फा। अल्फा कैसे निकालेंगे? अभी आपको बताया, अल्फा होता है मोलर कंडक्टिविटी अपॉन लिमिट। इस टाइप की प्रॉब्लम अगर बोर्ड में आएगी तो 5 मार्क्स में है। तो हमें लैम्डा एम और लैम्डा एम नोट चाहिए। अभी मैंने आपसे कहा था अगर आपको लैम्डा एम निकालना है, डायरेक्ट दिया 20 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, तो ये तो दे रखी है। क्या चाहिए? लैम्डा एम नोट। लैम्डा एम नोट कैसे निकलेगा? लैम्डा एम नोट एसिटिक एसिड, बोलो, तो दोनों का सम करो, किस किस का? लैम्डा नोट एसिटेट आयन और लैम्डा नोट एच आयन, दोनों का सम करो, बताना जरा। एसिटेट आयन कितना है भाई, बोलो? 50, और एच आयन 350, 400 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। या तो लैम्डा एम भी है, लैम्डा एम नोट भी है, दोनों वैल्यू हम यहाँ पुट कर दें। कितना है भाई? 20 डिवाइड बाई 400, ये 0 कैंसिल हो गया, कितना आएगा बोलो? 1/20.05। तो अल्फा इतना आ गया। अब यहाँ पुट कर दो 0.05 का स्क्वायर 1 माइनस 0.05, बस के आपको निकालना था, आराम से कैलकुलेशन करनी, सोल्व कैलकुलेशन करनी है, आराम से इसको सोल्व कर सकते। सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, अगर फॉर्मूला हम यहां अप्लाई, कौन सा आंसर आएगा बोलो? देखिए कर दोगे बोलो? तो देखो ये कुछ प्रॉब्लम हमने इस चैप्टर की करी है। अभी थोड़ा सा मेरी बात सुन लीजिए, एनसीईआरटी प्रॉब्लम करके देख लो, अगर आप एनसीईआरटी की और प्रैक्टिस कर लो तो ठीक हो जाएगा। ये बाद वाले पार्ट इतने हार्ड नहीं थे, हार्ड था थोड़ा सा सेल वाला पार्ट, बस ये ध्यान रखो, ठीक है।